हर पार्टी के पास अपना झुंझुना, मुसलमान क्या सिर्फ वोट बैंक है? यही बड़ी बहस का मुद्दा है, क्योंकि मुसलमानों को हर किसी ने चला है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सभी ने इसको वोट बैंक समझकर रखा है। आखिरकार क्यों? इस बड़ी चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी से सुधांशु मित्तल, फिरंगी महली साहब, धर्मगुरु लखनऊ से जुड़े हुए हैं नमाज मलिक साहब, एनसीपी के स्पोक्स पर्सन मीम अफजल साहब, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरंगी महली जी, आप एक धर्म गुरु हैं, आप निरपेक्ष भाव से चीजों को देखते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा, क्या मुसलमानों को झुंझुना दे रही हैं 2014 से पहले राजनीतिक पार्टियां कि हमें वोट दो, हमारा झुंझुना सबसे बेहतर है? नहीं, अगर ऐसा ना होता तो जाहिर सी बात है मुसलमान इस मुल्क में तामीर और तरक्की की राह पर आगे बढ़ चुके होते। सत्सर कमेटी का मसला हो या जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन का मसला हो या गोपाल कमीशन रिपोर्ट हो, इन तमाम रिपोर्ट्स ने इस बात को वाज़ेह किया है कि इस मुल्क में मुसलमान इकनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, एजुकेशनली सबसे ज़्यादा बैकवर्ड कौम है। इस वजह से अब मुसलमानों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग भी, जो भी गवर्नमेंट मुसलमानों से ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करेगी और ग्राउंड लेवल पर काम करके दिखाएगी, मुसलमान उसी को मानेगा। इसी वजह से आज जिस नौजवान ने विज्ञान भवन में जो सवाल उठाया वो एकदम जायज़ सवाल था, अगरचे सवाल उठाने का तरीका और वक्त ज़रा गैर मुनासिब था। वो तरीका और वक्त गैर मुनासिब था। मीम अफजल साहब, सबसे बड़ा आरोप आप पर कि आप वादे तो बहुत करते हैं, पूरे कुछ नहीं कहते। फिरंगी महली साहब भी कमोबेश यही कह रहे हैं। देखिए दीपक जी, मैं 2 मिनट लूंगा और बात अपनी वहां से शुरू करूंगा जहां से मुसलमानों के असल मसाइल शुरू होते हैं। पहले की जाती थी और इस देश के काफी इंटेलेक्चुअल ये कहा करते थे कि मुसलमान सिर्फ जज्बाती मसाइल में घिरा रहता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ, फसादात, उर्दू जबान, नौकरियां, रिजर्वेशन, इन सब को लेकर के वो बड़ा जज्बाती हो जाता है और अपने असल मसले की तरफ तवज्जो नहीं देता। और वो असल मसला क्या था? वो था तालीम, सेहत, रोजगार, डेवलपमेंट, कारोबार, पीने का साफ पानी। ये भी उसका एक मसला है। मुझे ये खुशी है कि आज पूरे हिंदुस्तान में ये बात रियलाइज की जा रही है और मुझे खुशी है कि आपने जो अपनी बात शुरू की, ये शिकायत तो बहुत रही है मुसलमानों को कि उन्हें वोट बैंक समझा जाता है। मैं जाहिर है कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता भी हूं यहां बैठ करके, लेकिन मेरी हैसियत एक मुसलमान की भी है और इन इशूज को मैं बड़े गहराई के साथ अध्ययन भी करता हूं और एक ज़माने में बहुत आगे बढ़ करके इन चीज़ों के बारे में बोलता भी था और आज भी बोलता हूं। आज पार्टी के अंदर बोलता हूं, आज आपके सामने भी मैं कुछ बातें रखूंगा। आपने एक बात कही कि झुंझुना, मैं ये कह सकता हूं, मैं दूसरी पार्टियों के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूं। जब आप डिस्कशन करेंगे, आप सवाल पूछेंगे, जवाब वो लोग देंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी बात ये समझी कि मुसलमानों को तालीम और रोजगार में आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, तब उनको एक हिस्सेदारी मिलेगी। 65 साल हो गए, आप कह रहे करना चाहिए। 2067 साल हो गए, आप कह रहे करना चाहिए। अफजल साहब यहाँ पे मैं खेत के साथ माफी चाहूंगा आपसे, खेत के साथ नहीं, मैं बता रहा हूं जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। देखिए 2007-2012 में 7,990 करोड़ रुपया माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को बनाया गया और उसमें रखा गया था। आज ये बढ़कर के इस वक्त जो 5वां प्लान है उसके अंदर 17,327 करोड़ रुपया है। सर फहीम बेग साहब यही तो कह रहे हैं कि 15 पॉइंट प्रोग्राम का क्या हुआ? माइनॉरिटी की जो स्कीम्स है, सर मैं मानता हूं बहुत सारी स्कीम है, पर फहीम बेग साहब विज्ञान भवन में बोले हैं वो यही बोले हैं कि स्कीम है कहाँ, ग्राउंड पर है कहाँ? जी, उन्होंने आरटीआई से जानकारी निकलाई, ग्राउंड पे कहीं स्कीम नहीं है। दीपक जी, फहीम साहब जो हैं एक एक्टिविस्ट हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया, मैं भी वहां मौजूद था। बल्कि सोनिया जी ने यह भी कहा कि उनको बुलाया जाए, उनसे हम डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त वो मिले नहीं। बाद में उनको रहमान खान साहब ने बुला करके पूछा, मैं बता देता हूं कि वो क्या पूछ रहे थे।
उन्होंने ये कहा कि जमुना पार यानी दिल्ली के अंदर, ईस्ट दिल्ली के अंदर माइनॉरिटी के सिलसिले में 15 नुकाती प्रोग्राम के तहत कुछ स्कीम्स हैं या नहीं है। यह था उनका सवाल, बुनियादी जनरल सवाल नहीं था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उनकी शिकायत बड़ी हद तक दुरुस्त थी, गलत नहीं कह रहे थे वो, लेकिन 15 नुकाती प्रोग्राम का दायरा बहुत बड़ा है और कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिनको आप संक्षेप में आप पूछेंगे उसके तहत पूछा गया। जैसे मैं आपको 15 नुकाती प्रोग्राम की उपलब्धि के बारे में जरा सा बताना चाहता हूं। ये माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से जो एक पूरी रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में भी पेश की जाती है, उसका जरा सा हवाला देना चाह रहा हूं। संक्षेप 24,000 स्कूल कंस्ट्रक्ट किए गए, 33,000 नए स्कूल खोले गए, 2.3 लाख एडिशनल क्लासरूम बनाए गए माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज के अंदर, 555 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए, 214 लाख स्कॉलरशिप दी गई जिसका अमाउंट 4,031 करोड़ रुपया है, ये डिस्पर्स किया गया। कॉर्पस मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन का था, वो 200 करोड़ था, बाद में बढ़ाकर 750 करोड़ किया गया 2011-12 में। नए प्लान के तहत 1250। चलिए ठीक है, मैंने सुन लिया आपकी बात। एक बात फिरंगी महली साहब से पूछ लेता हूं। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं। फिरंगी महली साहब से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये काफी दिनों से चल रहा है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन के मौके पर हम कोई झुंझुना पेश करते हैं। चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी इस काम से दूर रहती है। मानिए आपकी बात। फिरंगी महली साहब, मैं सुधांशु मित्तल और नवाब मलिक जी के पास जाऊं उससे पहले बताइए, आंकड़े दुरुस्त है क्या मुसलमानों तक इतना पैसा पहुंच गया? नहीं, जहाँ तक स्कॉलरशिप का सवाल है तो यकीनी तौर पे बड़ी तादाद में मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप का फ़ायदा हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो भी इस स्कीम्स हैं उनका ग्राउंड लेवल पर क्या असर हुआ है, इस सिलसिले में कई बार हुकूमतों से ये मुतालबा किया गया कि आप मॉनिटरिंग कमेटी बनाएं जिसमें कि मुस्लिम लीडरशिप को भी और सोशल एक्टिविस्ट को भी शामिल करें, जिससे कि कम से कम आवाम के सामने ये आए कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको इसका फ़ायदा पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा, और अगर पहुंच रहा है तो कितने % लोगों को पहुंच रहा है। लेकिन इस पर अफसोस की बात यह है कि अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। कोई भी काम नहीं हुआ। सुधांशु मित्तल जी, 10 साल और इतने वादे अल्पसंख्यकों से, टीवी पे आजकल विज्ञापन भी आता है राहुल गांधी जी का चेहरा लिए हुए कि अल्पसंख्यकों को, बाकी युवाओं को राहुल गांधी जी के साथ जुड़ना चाहिए। कोई गलत नहीं है विज्ञापन के अंदर, लेकिन जो फेसेस लेकर आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कांग्रेस पार्टी भी मुसलमानों को झुंझुना दिखा रही है बीजेपी की तरह? एक तो बीजेपी ने क्या झुंझुना दिखाया, अगर दीपक जी इसके बारे में बतला दें। आपने कहा हमेशा जो है हम लोगों 2004 में शाही इमाम से प्रमोद महाजन जी ने फतवा दिलवाया था। भूल गए आप? मैं नहीं भूला। आपको ध्यान नहीं है शायद कि 2004 में कोई फतवा जारी नहीं हुआ था। बिल्कुल फतवा दिलवाया गया था सर, बिल्कुल फतवा। इसलिए बतला ब्रेकिंग न्यूज मैंने चलवाई थी। 2004 में कोई नहीं। दीपक जी, उस दिन मैं और प्रमोद महाजन जी गोरखपुर में साथ थे। गलत बयान ही नहीं करता और मुझे थोड़ा अंदाजा है। मैं बता रहा हूँ, उस दिन मैं और प्रमोद महाजन जी गोरखपुर में साथ थे जिस दिन ये फतवा दिया गया था। कुछ इतिहास मैं आपसे कह रहा हूं ना, कुछ इतिहास मुझे पता है। अब सारी बातें यहाँ क्यों खुलवा रहे हैं? कौन मुसलमानों के नाम पे कौन सी राजनीतिक पार्टी क्या सियासत करती थी भाजपा के साथ, ये सारी बातें छोड़िए। प्रश्न आज जरा थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे एक एक की पड़ते उखाड़ी हो तो मैं तो बहुत ही खुश हूंगा कि हर एक को कैसे बेनकाब करा जा सकता है। प्रश्न जरा ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इस देश में मुसलमानों के प्रति हमदर्दी वाकई दिलों में है या सिर्फ दिखावे की है, या घड़ियाली आंसू है, या जानबूझ के उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत उनकी भलाई ना करो ताकि वो हमेशा फियर साइकोसिस में रहते हुए वो वोट बैंक बने रहेंगे और हमारी दुकानें चलती रहेंगी। ये सारी चीजों का एक मूल्यांकन और विश्लेषण होना चाहिए। अभी बात हो रही है सच्चर कमेटी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट हो, भाई प्रश्न ये है, आज इस देश को आजाद हुए 67-68 साल हो गए। किसने इस देश में हुकूमत करी है और उसने अपना उत्तरदायित्व मुसलमानों के प्रति क्या निर्वाह करा है, इसका मुस्लिम समाज को एक मूल्यांकन करना पड़ेगा। मुझे उस दिन वो मदनी जी का बयान बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आज तक हमें भाजपा का डर दिखा दिखा के हमारी वोटें इकट्ठा करी गई हैं। शेर आएगा, शेर आएगा।
हमारे असली विषय जो है उसके बारे में आज तक कुछ इसलिए नहीं करा गया कि कहीं अगर ये जो समाज है वो जागरूक हो गया, वो शिक्षित हो गया, वो समृद्ध हो गया, तो फिर वो वोट बैंक नहीं बचेगा। वो फिर अपने अपने होश आवाज में और जज्बातों में ना बहके वो वोट देगा। और इसीलिए ये एक साजिश करी गई और इसका प्रतिबिंब पिछले आजादी से आज तक का जो इतिहास है उसका प्रतिबिंब है। मुस्लिम समाज को आज तक इन सरकारों ने क्या दिया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे सापा की सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो जो इनकी हितैषी मानी जाती है, भावनात्मक मुद्दों पर एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड अपीजमेंट के अलावा, तुष्टीकरण के अलावा व्यवसाय दिए क्या, शिक्षा दी क्या, नौकरी दी क्या, उनके हुनर, उनके जो कौशल थे उसके बारे में कुछ करा क्या? कुछ नहीं करा। सिर्फ भावनात्मक मुद्दों पे एक घड़ियाली आंसू बहा दिए। चलिए मानिए आपकी बात। मुझे लगता है कि देखिए मुस्लिम साइकी का एक परिपेक्ष भी है। एक बस दीपक जी कहने थे, मुस्लिम साइकी का एक परिपेक्ष है। आप देश का जो विभाजन हुआ था उसका जो परिपेक्ष है, उस परिपेक्ष के संदर्भ में अगर आप मुस्लिम साइकी को समझने की कोशिश करें तो कहीं जो ये सारा उनका, मुझे मानना है, ये व्यक्तिगत राय है कि एक शोषण हुआ है उनका। ये जो शोषण हुआ है और भावनात्मक पहलुओं को सामने रख के उनको वोट बैंक की तरह जो इस्तेमाल करा गया है, इसका कहीं उस समुदाय का बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है। नवाब मलिक साहब, आप मानते हैं कि सेक्युलर पार्टियों ने मुसलमानों का शोषण किया है? नहीं, ऐसा है दीपक जी, थोड़ा सा मुझे समय दें आप। जब ये मुसलमानों को झुंझुना वाली बात है तो हम समझ लें कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहाँ इंसान गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते। जब देश में 15% मुसलमानों का वोट है तो मैं बोलूं, आजम खान साहब तो तोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चों की पैदावार बढ़ाओ। नहीं, वो कह रहे बच्चों की पैदावार बढ़ाओ, जैसे फसलें उग रही हो वैसे बच्चे उगाओ। क्या कह रहे हैं आजम खान साहब? नहीं, ऐसा है कि हर पार्टी ये कोशिश कर रही है कि हमारे साथ मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक रहे, इसमें कोई भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात सच है, सुधांशु मित्तल जी कह रहे थे कि मुस्लिम साइकी क्या थी और आज क्या है। ये बात सच है। 1947 के बंटवारे के बाद मुसलमानों को ये बताया गया है कि इस मुल्क में अब तुम्हारा हक नहीं, तुम्हारे पुरखों ने बंटवारे में हिस्सा ले लिया, मुसलमान पढ़ने से दूर हो गया और उसकी जो तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। लेकिन ये भी बात सच है, जिन लोगों ने हमारे दिमाग को बज्जन किया था उन्होंने ही हमारे दिमाग खोले। 92 की बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद एक रेवोल्यूशन पूरे मुस्लिम कम्युनिटी में आया है और बड़े पैमाने पे पढ़ने लिखने की तरफ मुसलमान रागिब हुआ। आज इंजीनियर आईटी सेक्टर में देख लीजिए, कहीं ना कहीं पढ़ लिख के मुसलमान का एक तबका कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है और पूरी तरह से अवेयरनेस। कल तक जो अपने बच्चों को मैकेनिक बनाना चाहता था, आज वो कहीं कल पुर्जे बनाने या कारखानों में बच्चों को नहीं भेजता, वो स्कूल भेज रहा है। वो चाहता है कि मेरा बच्चा भी बराबरी में खड़े हो, अवेयरनेस हो गया। अब लोगों को चाहिए कि उसे सपोर्ट, ये बात सच है कि सपोर्ट जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाई, लेकिन कुछ ना कुछ शुरुआत हुई है। यहाँ हमारे सुधांशु मित्तल जी कह रहे थे कि तुष्टीकरण, जब कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है तो मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है करके कहीं ना कहीं अपोज किया जाता है। सभी दल प्रयास कर रहे हैं कि मुसलमान उनके साथ हों, लेकिन अगर बीजेपी भी चाहती है मुसलमान उनके साथ हो तो जो भी चीज़ें हैं वो दिल से आपको भी स्वीकारना पड़ेगा। अगर केंद्र की सरकार ने, यूपीए ने कोई कार्यक्रम बनाया कि स्कॉलरशिप मुसलमान बच्चों को दी जाएगी, तो आप गुजरात में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो मुसलमान कैसे आगे जाएगा? अगर यूपीए की सरकार ने कुछ किया है तो आप उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दोगे तो मुसलमान कैसे आगे जाएगा? मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, गुजरात में एक भी एमएलए नहीं जीतता या टिकट नहीं देते या एक भी मुसलमान मंत्री नहीं बनाते। सवाल ये है कि सभी पार्टियां अपने साथ जोड़ना चाहती है, ठीक है जोड़ें, लेकिन अब मुसलमान झुंझुना नहीं है, समझता है और समझ बूझ के वोट देता है। पढ़ लिख लेगा तो वोट बैंक नहीं रहेगा, ये जो सोच है वो बात ठीक है, लेकिन पढ़ लिख लेगा तो सांप्रदायिकता को समाप्त भी करेगा, ये भी समझना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा लिटरेसी केरला में है, 1/3 पॉपुलेशन मुसलमानों की केरल में है, डिसीजन मेकिंग फोर्स है वहाँ वो निर्णय प्रक्रिया में सबसे आगे रहता है, सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता है,
लेकिन वहाँ वो कहीं ना कहीं सोच समझ के वोटिंग करता है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों को स्थानीय नहीं बन पा रहा है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। मुसलमान पढ़ा लिखा हो जाएगा तो बीजेपी के साथ चला जाएगा या किसी दल को छोड़ देगा, वो टैक्टफुली सोच समझ के मुल्क को एक रखने के लिए सेकुलरिज्म के साथ रहता है। मुसलमान इस देश में कभी भी मुसलमानों को अपना नेता नहीं मानता। इस मुल्क में शुरुआत से आज तक वो सेकुलर रहा, पंडित नेहरू से लेके, और जिन नेताओं के साथ वो खड़ा हुआ कहीं मुसलमान को अपना नेता मान के कभी नहीं खड़ा हुआ। एक सेकुलर सोच के साथ हिंदुस्तान में मुसलमान है और वो चाहता है कि औरों के बराबर हमें मौका मिले। सच्चर कमेटी ने आईना दिखाया है। कल तक तुष्टीकरण की बात कर रहे थे, मुसलमान कमज़ोर है, ये भी बात सामने आ गई है। बिल्कुल। अगर मुल्क को हम आगे ले जाना चाहते हैं तो एक मिनट, अगर 15 करोड़ मुसलमान उसे हम अपना हाथ समझते हैं, कमज़ोर रह गया तो हिंदुस्तान लूला रह जाएगा। पैर समझते हैं तो लंगड़ा हो जाएगा, उसको अपनी पीठ समझते हैं तो कुबड़ा हो जाएगा। मुसलमानों की तरक्की लोगों के बराबर होनी चाहिए, तब हिंदुस्तान आगे जाएगा। इस सोच से राजनीति होनी चाहिए, इस सोच से होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य इस सोच से राजनीति होती नहीं है। फहीम बेग जैसे लोग तो समझ गए, इसीलिए उन्होंने आज सवाल उठाया, भले से गलत फोरम पर उठाया, लेकिन ये अवेयरनेस आ गई है। लेकिन ये अवेयरनेस समाजवादी पार्टी में नहीं आई है। रविदास मेहरोत्रा साहब, क्या मुसलमानों को और बच्चे पैदा करने चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी ये मानती है कि आजम खान ने जो शब्द इस्तेमाल किए कि बच्चों की पैदावार मुसलमानों में और होनी चाहिए, शब्द पर गौर करिएगा, बच्चों की पैदावार। देखिए मेरा मानना यह है कि मुसलमानों को शिक्षा पूरी मिले, उनको बराबर का अधिकार मिले, बराबर का सम्मान मिले। नहीं, वो तो सब चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या समाजवादी पार्टी चाहती है कि मुसलमानों की बच्चों की पैदावार और ज्यादा हो, जैसे आजम खान साहब चाहते हैं? देखिए, बच्चों की पैदावार में उत्तर प्रदेश में कोई रोक नहीं है कि कोई हिंदू या मुसलमान के बच्चे पैदा करने पर कोई रोक है। दूसरी बात यह है कि आज बच्चे पैदा हो तो उन हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर बच्चे को रोजगार मिले, हर बच्चे को भोजन और उसकी व्यवस्था पूरी हो, ये हम लोग चाहते हैं। और हम लोगों ने इसके लिए बहुत प्रयास भी किए हैं। हाई स्कूल पास लड़कियों को अनुदान देने का काम हो रहा है। हम लोगों ने मदरसे में अनुदान देने का काम किया है, उर्दू के अध्यापक नियुक्ति करने का काम किया है, कब्रिस्तानों की बाउंड्री वाल बने, उनकी सुरक्षा हो, इसके लिए काम किया है। हम लोग ये चाहते हैं कि मस्जिद हो। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के राहत शिविरों पे बुलडोजर चलवा दिया। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के राहत शिविरों पे बुलडोजर चलवा दिया रविदास मेहरोत्रा जी आपने। ये सब तो कुछ तो किया, लेकिन मुजफ्फरनगर के दंगों के राहत शिविरों पे बुलडोजर चलवा दिया। बांटने का काम हुआ। हर जो भी कोई भी दंगा पीड़ित के कैंप के ऊपर जो है वो कोई चलाने बुलडोजर, ये तो गलत बात है। गलत बात है। अच्छा, अफजल साहब बताइए गलत बात है ये। सुधांशु मित्तल साहब बताइए गलत बात है ये। नवाब मलिक साहब बताइए गलत बात है। बुलडोजर जो है, देखिए, बात सच है, लेकिन आजम खान साहब ने जिस तरह का बयान दिया है वो बयान वही बयान है जो दत्तात्रेय होसाबड़े ने जो केरल में बयान दिया था कि हिंदुओं की आबादी कम हो रही, बढ़ानी चाहिए। उसी श्रृंखला में आजम खान ने जो बयान दिया है, कहीं ना कहीं संघ परिवार और आजम खान का बयान एक दूसरे के पूरक है। इस तरह से बयान देना गलत है, उसका समर्थन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अफजल साहब, बुलडोजर चले कि नहीं मुजफ्फरनगर में? बताइए, आपके पड़ोस का इलाका है। देखिए बुलडोजर भी चला जहां और वहां से लोगों को हटाया भी गया, ये कहकर कि ये लोग बैठे हुए हैं और इनमें से कुछ की मदद कर दी गई है, उसके बावजूद यहाँ बैठे हुए हैं। अरे वो बुलडोजर एक इस्तेलाह है। बुलडोजर, देखिए मैं दो बातें कहूंगा। अभी जो आपने आजम खां के मामले में कंट्रोवर्सी बात की है, मैं जरा सी वजाहत कर दूं। क्या शेर पढ़ा था उन्होंने, पता नहीं नवाब मलिक साहब ने पूरी तरह सुना या नहीं सुना। और मैं आजम खां साहब की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, और ना ही उनकी सफाई पेश कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर ये इल्जाम था कि हम बच्चे बहुत पैदा करते हैं, यानी आबादी हमारी ज्यादा होती है। उसके बाद उन्होंने एक शेर पढ़ा, मोहब्बत तर्क की मैंने, गरेबा सी लिया मैंने, जमाने अब तो खुश है, ये जहर भी पी लिया मैंने। और वो ये भी बता रहे थे कि मुसलमानों की आबादी अब उस अंदाज से नहीं बढ़ रही जैसे कि पहले बढ़ती थी। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने ये कबूल किया है कि मुसलमानों ने अपनी आबादी को एडवाइस के मुताबिक कम किया है। आगे क्या कहा मुझे नहीं मालूम,
लेकिन मैं समझता हूं ये कोई अधूरी बात आपत्तिजनक सुन बयान रहे नहीं अफजल है। साहब, अधूरी उन्होंने बात। तवज्जो दिलाई है कि जो इल्जाम हम पर लगता था। जी मैं कह रहा हूं कि मैंने आगे की बात नहीं सुनी। आप अगर मुझे पूरी बात आप सुनेंगे आप? कर सकते हैं तो पूरी यहां बात तक तो सुनेंगे मैं आप? समझता हूं कि बात बड़ी हद तक सही है, पूरी लेकिन बात दूसरा सुनेंगे आप? इंतजाम जहां तक कहना नहीं आपकी बात मैं मानता हूं। उसके नहीं, बाद आप भी सुन मैं ये लीजिए, मैं कहूंगा, सुना देता हूं। आजम साहब ने कोई मशवरा दिया है, मैं सुना देता तो हूं अफजल मुसलमान साहब, अब सुधांशु बहुत मित्तल साहब का भी तालीम याफ्ता कमेंट ले लूंगा और सिराज फिरंगी महली साहब का भी सुन लेते हैं। एक बार आजम खान ने क्या कहा था, एक बार सुनाइए जरा। कोई शख्स बकरी लेकर जा रहा था, उन्होंने कहा ये कुत्ता कहां लिए जा रहे हो? उसने उन लफंगों को कोई अहमियत नहीं दी, वो मुसाफिर आगे बढ़ता गया। ये लफंगे फिर किसी रास्ते से आगे बढ़कर कहीं आगे जाकर बैठ गए और फिर कहा कि ये कुत्ता कहां लिए जा रहे हैं। 4-5 बार उन्होंने 4-5 मुकामात पर ऐसा कहा और आखिरकार बकरी का मालिक ये समझा कि मेरा ही दिमाग खराब हो गया है, मैं कहां बकरी की जगह कुत्ता लिए जा रहा हूं। उसने बकरी छोड़ दी और वो लफंगे उसे लेकर चले गए। यही हमारी आबरू के साथ खिलवाड़ हुआ। हमारी बकरी को कुत्ता बताकर और ये कहकर कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, ये मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। इस तरह हिंदू भाइयों के दिलों में हमारी तरफ से नफरत पैदा की गई। हम इत्तलान आपसे अर्ज करना चाहते हैं कि आज मुसलमानों की पैदावार बच्चों की इतनी कम हो गई है कि इतनी कम पैदावार किसी मजहब के लोगों की नहीं है। मोहब्बत तर की मैंने, गरेबा सी लिया मैंने, जमाने अब तो खुश हो ये जहर भी पी लिया मैंने। हमने अपनी पैदावार कम कर दी, नस्लों के गले घोंट दिए, इसलिए कि हमें भी जीने का हक मिलना चाहिए। तो अफजल साहब सुना आपने, इस पर सुधांशु मित्तल जी की प्रतिक्रिया लेता हूं। सुधांशु मित्तल जी क्या कहते हैं आजम खान के इस बयान पर? आजम खान जी किस तरह के बयान आज तक देते आए हैं। सांप्रदायिकता का प्रतिबिंब अगर मैं किसी को हिंदुस्तान की राजनीति में मानता हूं तो इनको मानता हूं, इसलिए उनकी बात पे क्या प्रतिक्रिया देनी है। इसी भाषा ने, इसी मानसिकता ने आज तक मुस्लिम समाज के साथ अन्याय करा है। अब मीम अफजल साहब ने सुन लिया होगा किस चीज से उन्होंने क्या कंपेयर करा है और क्या विश्लेषण करा है। उसके बाद भी आपको लगता है कि वो ठीक कह रहे थे, तो मीम साहब मैं क्या कह सकता हूं। बिल्कुल, वाकई फियर क्रिएट करने वाली बात है और मोदी साइकोसिस भी है। आजम खान ने मोदी का जिक्र भी किया है और यह भी कहा है कि ये कत्लेआम करने वाला इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। मेरा सवाल सीधे फिरंगी महली साहब से, क्या फिरंगी महली साहब मुसलमानों को मोदी के लिए सोच बदलनी नहीं चाहिए अब जब वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं? क्या अभी भी आप उनको 2002 के गुजरात दंगों का आरोपी या फिर नैतिक कस्टोडियन मानते हैं? नहीं, यकीनी तौर पे जो कुछ गुजरात में हुआ है उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। वो रोज़े रोशन की तरह आया है, उसके लिए मोदी को माफ़ करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और जहाँ तक आबादी का सवाल है तो जो लेटेस्ट सेंसस रिपोर्ट 2011 की है, उसने 2001 की है, उसने बहुत पहले ये बात वाजे कर दी थी कि दूसरी कौमों के मुकाबले में मुसलमानों में जो पॉपुलेशन रेशियो है वो बहुत हद तक घटा है। तो अगर ये बात कही गई है, ये बात उसके जवाब में कही गई है जो आरएसएस ने ये बात कही थी, जो कि हकीकत पर मबनी नहीं थी, कि मुसलमानों में बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, इस वजह से हिंदू लोग इस तरफ तवज्जो दें। तो हम ये समझते हैं कि ये जो बात कही गई है ये हकीकत पर मबनी है, इस वजह से ये कहना कि ये बात गलत है हम समझते हैं ये सही नहीं है। और जहाँ तक फियर साइकोसिस का तो ताल्लुक़ है, चाहे आप किसी को शेर कह लें या किसी को आप भेड़िया कह लें, आप ये कह करके अब मुसलमानों को डरा करके अगर आप ये चाहें कि आप अपना उल्लू सीधा कर लें तो अब ये वो वक्त नहीं रहा है। बिल्कुल ये वक्त नहीं रहा। सुधांशु मित्तल जी, ये वक्त नहीं रहा। दीपक जी अभी गुजरात का बड़ा जिक्र हुआ है, मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। पहले कहा गया कि भाई गुजरात ने
केंद्र के द्वारा भेजी गई स्कॉलरशिप को स्वीकारा नहीं जो मुस्लिम समुदाय के लिए भेजी गई थी। मैं शायद लोग जानते नहीं है, बतला देना चाहता हूं कि वहां पे किसी के साथ कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है। हर जो बच्चा पढ़ना चाहता है और जिसकी आर्थिक सहायता चाहिए होती है उस हर बच्चे को मिलती है वहां पे। और इसीलिए गुजरात में जो लिटरेसी रेट है वो बहुत हाई और इंक्रीज करी गई है। तो हमारा तो कहना ही वही है कि हम हर एक का न्याय करना चाहते हैं, तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रश्न किसी समुदाय का नहीं होता है। प्रश्न जो होता है मानवता का होगा, या प्रश्न होगा इंसानों का होगा, प्रश्न होगा हिंदुस्तानी का होगा। जो गरीब हिंदुस्तानी है उसका उत्थान होना चाहिए, जो पिछड़ा हिंदुस्तानी है उसको सरकार को आगे लेके आना चाहिए। मैं उसको जब धर्म, जात और छोटी छोटी संज्ञाओं में बांटता हूं तो मैं राजनीति जो है वोट बैंक की कर रहा हूं, मैं इंसानियत की भी नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तानी की भी नहीं कर रहा हूं। और इस देश के अंदर राजनीति क्या होगी ये तय करना पड़ेगा। हमें पिछड़ेपन से लड़ना है, हमें गरीबी से लड़ना है, या हमें धार्मिक पंथों से लड़ना है और ये सामाजिक कुरीतियों का फायदा उठा के वोट बैंक पॉलिटिक्स तय करनी है, ये भी तय करनी है। अब अच्छा था, मैं एक आपके सामने सिर्फ और चीज कहना चाहता हूं। अभी यूपी के अंदर इतने बड़े राइट्स हुए, सापा सरकार का आचरण सबके सामने है। सापा ने ये कह दिया कि ये जो कैंपों में मुसलमान रह रहे हैं ये जो है भाजपा के और कांग्रेस के एजेंट हैं, वहां पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं जो राइट विक्टिम्स थे। अगर ये काम किसी और सरकार ने किया होता और खुदा न खासा किसी भाजपा की सरकार ने कर दिया होता तो कह ढा दिया जाता, और आज एक शब्द नहीं बोला जाता उसके बारे में। कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रही। कोई जो सारा मुस्लिम समुदाय है उसमें किसी को यह नहीं लगता कि उनके साथ यह अन्याय हो रहा है। जब यह दोहरी राजनीति होगी, जब दोहरे वक्तव्य होंगे, जब इनका खून तो खून और मेरा खून पानी, अगर यही होना होगा तो आप समझिए देश में ना कानून का राज चलने वाला है, ना व्यवस्था का राज चलने वाला है। वहां पे ये धर्म के नाम पे राजनीति होगी, धर्म के नाम पर गुमराह करा जाएगा और सिर्फ धार्मिक लोगों को वोट बैंक के नजरिए से देखा जाएगा, इंसान के नजरिए से नहीं, हिंदुस्तानी के नजरिए से नहीं देखा जाएगा। मैं इस बहस में सिर्फ एक बड़ा विनम्रता से कहना चाहता हूं, सबको एक बड़ी गंभीरता से इसका मूल्यांकन और विश्लेषण करना चाहिए। क्या धर्म के नाम पर छले जाना है? क्या वोट बैंक की खातिर हम छोटे छोटे भावनात्मक विषयों पे गुमराह होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं? क्या हमें हर विषय की समानता देखनी है या नहीं देखनी है? जैसे मैंने कहा, गरीबी और पिछड़ापन कोई धर्म नहीं देखता, कोई जात नहीं देखती। वो गरीब है, चाहे वो मुसलमान है चाहे हिंदू है। बिल्कुल नवाब मलिक साहब, गरीब को पढ़ाना है। नवाब मलिक साहब, मुसलमान नहीं हिंदुस्तानी कहिए, ये कह रहे हैं। तब तक आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करेंगे। ऐसा है कि सुधांशु मित्तल जी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति हो रही है, अगर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति हो रही है तो भारतीय जनता मुस्लिम मोर्चा बनाने की जरूरत क्या थी? आपके लोग स्टेज पे नमाज़ें क्यों पढ़ रहे हैं? ये कहीं ना कहीं आपको इस देश में एक सवाल अभी खड़ा किया गया कि मोदी साहब को क्लीन चिट एनसीपी ने दिया। अभी एक खबर आपने पहले पढ़ी, हमने कहीं भी क्लीन चिट नहीं दिया है। सुधांशु मित्तल जी कह रहे हैं कि एक परसेप्शन बना हुआ है कि मोदी साहब इस देश के अंदर कहीं ना कहीं दंगे के जिम्मेदार गुजरात के हैं। ये परसेप्शन कांग्रेस पार्टी ने, एनसीपी ने नहीं बनाया। ये परसेप्शन बनाया तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मुंबई शहर में आए थे। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी राजधर्म नहीं निभा रहे हैं, इसका मतलब होता था कहीं ना कहीं दंगे वो रोकने की जो जिम्मेदारी है वो नहीं निभा पा रहे हैं। आज गुजरात में जितने फैसले आए उसमें भारतीय जनता पार्टी की मिनिस्टर माया कुंदानी, बाबू बजरंगी सहित 31 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हो गई। बहुत सारे मामले अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं। जकिया जाफरी के मामले में अगर वहाँ के सेशन कोर्ट ने कोई एसआईटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है तो अभी उसकी अपीलिंग स्टेजेस बाकी हैं। क्लीन चिट का मामला हमने नहीं दिया, ये भी बात मैं साफ करना चाहता हूँ। जहाँ तक अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की स्कॉलरशिप का सवाल है, केंद्र सरकार जो लोगों की आमदनी 50,000 से कम है और जो मेरिट वाले बच्चे हैं उनको अगर सालाना 15,000 रुपये देने के लिए कोई रकम भेजती है तो उसे आप बांटने में क्यों आनाकानी करते हो?
चलिए ठीक है। आपका गांधीनगर में नया अहमदाबाद शहर बनता है, वहां मुसलमानों को मकान नहीं मिलेगा, इस तरह की आप व्यवस्था बनाने के काम करते हैं। अगर सबको न्याय देने की आप बात करते हो तो उसी गांधीनगर की सोसाइटियों में किसी मुसलमान को मकान नहीं मिलेगा, ये व्यवस्था आप बनाने का काम क्यों करते हैं? आप कहीं ना कहीं सुधांशु मित्तल जी, अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने दंगा मुजफ्फरनगर का रोकने में नाकाम रहे, बुलडोजर चलाए, तो मुसलमान किसी को माफ़ नहीं करता। मुसलमान अगले चुनाव में जिन जिन लोगों ने जहाँ जहाँ जो किया है उसका हिसाब किताब तो बैलेट के जरिए होगा। जितने भी बुलेट चलेगी, बुलेट का जवाब बैलेट होता है, ये लोगों को समझना चाहिए। और चुनाव के जब भी होंगे मामले, लोग सामने आ जाएगा, नतीजा जब आएगा, जो गुजरात में हुआ उसका भी हिसाब होगा, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसका भी हिसाब मुसलमान लेगा। ऐसा नहीं है कि मुसलमान किसी को छोड़ देता है, चुप रहता है, लेकिन बैलेट में अपने जवाब को देने का काम। और करना है। अफजल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि डॉक्टर फहीम बेग खुद जुड़ गए हैं। फहीम बेग, एक सवाल मुझे और करना है। जी बिल्कुल, मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर फहीम बेग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर फहीम बेग, आप क्या कहना चाहते थे और क्या आपकी बात बाद में सुनी गई? यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, सभी पार्टी के नेताओं हैं और इनमें से सभी पार्टियां, ज्यादातर पार्टियां दावा करती हैं कि वो मुसलमानों की हितैषी हैं। आप इनसे कोई बात कहना चाहेंगे? मैं दीपक जी आपके माध्यम से इन सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये टैगलाइन आप हटा दीजिए, आप ये चश्मा उतार लीजिए कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान। आप चश्मा लगाइए गरीब और एक अमीर इंसान। इस देश में मुसलमानों को ये टैगलाइन लगाकर हमारे जो बहुसंख्यक हिंदू भाई हैं उनसे हमारा दुश्मन बना दिया गया है। मैं आज इस मंच से आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, दीपक जी, आपसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं। आप जैसे पत्रकार इस देश में एक नई दिशा और दशा तय कर सकते हैं। आप ये बात अपनी रूटीन में ले आइए कि इन सभी नेताओं को ये ताकीद करें कि वो मुसलमानों का झूठा हमदर्द बनने की कोशिश ना करें। मैं अगर कांग्रेस की बात करता हूं तो कांग्रेस पिछले 64 सालों से हमारी हमदर्दी कर कर हमें गड्ढे में डाल चुकी है। मैं अगर बीजेपी की बात करता हूं, बीजेपी हमारी बर्बादी पर रोटियां सेक कर 4 सीटों से आज इस देश में प्रधानमंत्री बनाने का दावा कर रही है। ये सारी पार्टियां सिर्फ मुसलमान और हिंदू की गेंद इधर से उधर फेंक कर हमें इस्तेमाल कर कर अपनी कुर्सियों पे मजबूत होकर इस देश का जो खजाना है, जो इसकी एकता है, अखंडता है, उसको चोट पहुंचा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इनसे एक सवाल और करना चाहता हूं। इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस देश को जाति, धर्म और मजहब के नाम पर इन्होंने बर्बाद कर दिया है। दूसरे मुल्कों को देखें, वो चांद पर जाकर चाय पी रहे हैं। हमारे यहाँ के राजनेता हमें हिंदू मुस्लिम जात पात, यादव ब्राह्मण और इन सब बातों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट कर इन्होंने दिया है। इस देश की इतनी बड़ी आबादी को ये कैसे ना जो है बिल्कुल बेदखल कर सकते हैं और इस देश के हिंदू मुसलमान को ये कैसे लड़ा सकते हैं? बताइए अफजल साहब, सवाल सीधा आप पर है और सुधांशु जी आप पर भी और नवाब मलिक साहब आप पर भी और मेहरोत्रा जी आप पर भी है। मीम अफजल साहब। दीपक जी एक ही चीज कहना चाहता हूं। मेरी दास्तां को जरा सा बदलकर मुझे ही सुनाया सवेरे सवेरे। शायद ये जो कह रहे थे और मैं जो कह रहा था उसमें कुछ फर्क नजर आ रहा था क्या आपको? मैं भी तो यही कह रहा था कि ये राजनीति को पहचानिए। ये जो घड़ियाली आंसू बहाते बहाते लोगों ने इस समुदाय को गुमराह करा है, वो समझिए। बिल्कुल, चलिए वैसे ही हमें तो राइट ऑफ कर रखा था। सीधे चलते हैं मीम अफजल साहब के पास। मीम अफजल साहब आप क्या कहेंगे? आचरण अब आपके सामने आ चुके हैं। दीपक जी मेरी बात सुन लें आप। जरा सुधांशु भाई से कहें कि जरा वो खामोश हो तो फिर मैं बोलूं। खामोश है अफजल साहब, खामोश। देखिए, फहीम साहब के जज्बात को मैं समझ सकता हूं जी, मैं फहीम साहब के जज्बात को समझ सकता हूं और जो सोच उनकी है वो एक बड़े तबके की सोच है। काफी लोग इस तरह से सोचते हैं। जाहिर है कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी में हैं और पॉलिटिकल काम करते हैं। हमारा अपना तर्क हो सकता है, उनका अपना तर्क हो सकता है, मुझे उससे इख्तलाफ हो सकता है, उन्हें मुझसे इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन सुधांशु जी ने अपनी बात बड़ी अच्छी की। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्टेज से मुसलमानों की किसी मीटिंग को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और नवाब मलिक साहब ने बड़ा सही पूछा कि आपने माइनॉरिटी मोर्चा क्यों बनाया? आपने कहा कि हम विजन डॉक्यूमेंट लाएंगे। 1 साल हो गया, अभी तक आप विजन डॉक्यूमेंट लाए थे, पिछले साल कहा था आपने। और फिर जब आप बराबर समझते हैं और किसी में कोई फर्क नहीं करते
तो फिर आप ना अक़लियती मोर्चा क्यों चलाते हैं? दूसरी बात, ये जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात हुई स्कॉलरशिप्स को लेकर के, 4000 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप्स इस देश में बांटी गई, गुजरात में नहीं बांटी गई, और डिटेल बता दी 50,000 से कम इनकम। इसका मतलब यह है कि ये कहना चाहते हैं कि गुजरात के अंदर एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है या माइनॉरिटी का आदमी ऐसा नहीं जिसकी आमदनी 50,000 से ऊपर है। दूसरी है और बात सुन लें, एक बात और सुन लें, इन्होंने एक ये बात कही, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों की हिस्सेदारी सब जगह होनी चाहिए, पॉलिटिकल प्रोसेस में भी होनी चाहिए। आप मुझे बताएं, दिल्ली के अंदर इन्होंने कितने मुसलमानों को टिकट दी है? गुजरात में आज तक 3 इलेक्शन में इन्होंने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। और ये बात करते हैं हिस्सेदारी और बराबरी की, तो मेरा ख्याल है सुधांशु जी, आपको ये बात जेब नहीं देती। आप दिल्ली के रहने वाले हैं और बड़ा अच्छा आपका कांटेक्ट है मुसलमानों में। मैं भी जानता हूं जिसका इशारा आपने शुरू में किया था, और मैं ये भी जानता हूं कि आपकी दोस्ती बहुत ऐसे लोगों से, और आपसे ज्यादा कौन जानता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पार्टी को डिफेंड करने के लिए और बराबरी का नाम लेकर के लोगों को गुमराह करने का काम मत करिए। अफजल साहब, फहीम बेग जी को सुन लेते हैं, मेरे गेस्ट ऑफ ऑनर वो हैं आज। फहीम बेग साहब को सुन लेते हैं जी। फहीम बेग साहब। दीपक जी, अल्लामा इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों। दीपक जी, अल्लामा इकबाल ने एक बात कही थी, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। मैं इन नेताओं से कहना चाहता हूं कि प्लीज इस मुल्क को बचाइए, इसको धर्म के नाम पे मत बांटिए, इसको दाढ़ी के नाम पे, इसको पगड़ी के नाम पे मत बांटिए। इस मुल्क को जरूरत है आपके डेवलपमेंट की, इस मुल्क को जरूरत है एजुकेशन की, इस मुल्क को जरूरत है डिस्कवरी की, इस मुल्क को जरूरत है आम इंसान, गरीब इंसान को एक मदद का हाथ की। दीपक जी, मैं आपसे प्लीज ये गुजारिश करता हूं कि आप जो है इन लोगों को ये ताकीद करें, ये हिंदू मुसलमान का खेल खेलना बंद करें, ये सिर्फ इंसान की बात करें, और ये बात करें कि जो इंसान गरीब है उसको मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए मोदी साहब क्या ये विकास कर सकते हैं? फहीम बेग साहब, ये बताइए मोदी साहब क्या ये विकास कर सकते हैं? अरे, जिन मोदी साहब को फुर्सत नहीं मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित लोगों को जाकर उनका हाल पूछने की, वो क्या विकास करेंगे? जिन मोदी साहब को जरूरत नहीं, जो एक आम मुसलमान जो अपनी जिंदगी कीड़ों की तरह गुजार रहा है, उसकी सूझबूझ की, वो क्या विकास करेंगे? जो काम ये आरटीआई मैंने लगाकर किया, प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि बताइए मुसलमानों के लिए जो आपकी योजनाएं थी वो कहां तक कामयाब हुई? क्या ये सवाल बीजेपी के लोग नहीं पूछ सकते? जो मुसलमानों को अपना कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, हम धर्म की बात नहीं करते। क्या मेरी जगह किसी बीजेपी के एक उम्मीदवार ने, किसी बीजेपी के एक नेता ने यह बात करने की कोशिश की कि मुसलमानों का हाल जमीन पे क्या है? वो जब हमारी बात होती है वो जहर उगलने लगते हैं, जब हमारी बात होती है हमें बुरा भला कहने लगते हैं, जब हमारी बात होती है तो हमें दूसरे नामों से पुकारा जाता है। जब हमारी बात होती है तो क्या हमें हमदर्दी के बोल बोले? जब हमारी बात होती है, जब उन्होंने हमारे रोजगार की बात की, जब हमारी बात होती है, जब उन्होंने हमारी बहनों की असमत जो दंगा पीड़ितों की लूटी गई मुजफ्फरनगर में, उन्होंने हमारी बात की? क्या उन्होंने बात की कि एक मुसलमान जो गरीब तड़प रहा है 2 वक्त की रोजी कमाने में, जो बेचारा कासिर है, उसकी उन्होंने बात की? मैं उन मोदी जी से और उनके लोगों से बात करना चाहता हूं। बिल्कुल, प्रेम शुक्ला जी है मोदी जी के रिप्रेजेंटेटिव। प्रेम शुक्ला जी, बात कीजिए फहीम बेग साहब से। एक सेकेंड दीपक जी, 1 मिनट, मैं 1 मिनट आ रहा हूं सुधांशु जी आपके पास। नहीं, बात तो उन्होंने बहुत कायदे की है, बात हो इंसानों की, लेकिन इंसानों के नाम पर हो तो ठीक है। आप तो हर बात मुसलमानों के नाम पर ही करना चाह रहे हैं। हम तो आपको राम और रहीम बनकर, रहमान बनकर गले लगाना चाह रहे हैं, और आप मुसलमान मुसलमान चिल्लाकर अफजल खान के नारे लगा रहे हैं, तो दोस्ती होगी कैसे? इस दोस्ती के लिए जो है आपको नरेंद्र मोदी को उसी तरह भूलना पड़ेगा जैसे आप परवेज मुशर्रफ को भूल जाते हैं। आप परवेज मुशर्रफ को, जिनके कार्यकाल में मस्जिदों में नमाज में जिनके सिर सिजदा थे, उन पर बम से उड़ा दिया, उन परवेज मुशर्रफ के शासनकाल से आपको अस्पृश्यता नहीं होती।
असद के शासनकाल में 11,000 मुसलमानों को मार दिया महीने भर। लगते कोई बात नहीं होती। सुनिए जनाब आली, आप गलत बात कर रहे हैं। सीरिया का समर्थन नहीं करेंगे। लगता है उससे ज्यादा जहरीला काम कर रहे हो। कार्टून बन जाता है, आप उससे तभी ज्यादा आप मेरे घर जला देते हो। बनते हैं, बात बनते हैं। हम जहरीला काम नहीं कर रहे हैं, हम जहरीला काम नहीं कर रहे हैं। आप जो है दूसरा एक टर्म नाम दे रहे पर हैं। जिद करके दीपक जो जी, इनको ताल लेते रोकिए। हो और हथियार बंद करते हो, ये हमेशा ये जहर सेकुलर फैलाने का नाम काम पर करते हैं। हथियार बांटता प्रेम है। शुक्ला जी संयम से, प्रेम शुक्ला जी संयम से। इंसान के नाम पर खड़े हो जाओ। ये जहर तरीका वो नहीं फैला है। रहे हैं ये तरीका जो नहीं है, गुजरात के बिल्कुल। मोदी को अस्पृश्य दीपक ठहरा जी, रहे आपकी हैं। जबान इस जहर बात वो को बता फैला रही रहे है कि हैं आप क्या कहना जो चाहते गुजरात हो। को अस्पृश्य ठहरा रहे हैं, जो इस देश को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन की रेखाएं जो छाट रहे हैं, जो विभाजन की रेखाएं। अगर मस्जिद में नमाज पर खड़े हुए को कोई कत्ल कर रहा हो तो उस कातिल की निंदा करना क्या अपराध है? क्या ये जहर बोना है? कहां किस निगाह से जहर बोना है? लेकिन पाकिस्तान के लिए तो आप एकदम गलीचे बिछा के खड़े हो जाते हो और मोदी को इस देश से निकाल दो। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, फहीम बेग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जो फहीम लोग बेग ये साहब, बातें करते हैं, जिस दिन उन्होंने मुसलमान सिर्फ इंसान है, हिंदू सिर्फ इंसान है, इस देश का नागरिक है, सिर्फ इतनी सी बात शुरू कर दी जाए, बात खत्म हो जाएगी। कोई मुसलमान भूखा सोएगा तो मेरे हिंदू को दर्द होना चाहिए। जब तक हमें फीलिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ मुसलमानों के पेट की बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ हिंदुओं के पेट की बात नहीं कर सकते, हम इंसानियत की बात कर सकते हैं। और लोकतंत्र इंसानियत की बात करता है। नवाब इंसान मलिक के साहब। साथ खड़े हो जाओ। नवाब मलिक साहब। की बात ही नहीं है। नवाब कहीं मलिक अगर साहब, एक दंगा हो गया ऐसा है तो है उसको कि शैतान कह दो। प्रेम शुक्ला लेकिन जो जी, नमाज में प्रेम खड़े शुक्ला होकर बात जी, दे रहा है, उसके इंडिया खिलाफ बात न्यूज करने पे को डिबेट तैयार हो नहीं। रही है, जियो न्यूज पे नहीं। कराची शहर में बैठ के ये बहस नहीं हो रही है, हिंदुस्तान के भीतर बहस किसी हो भी रही है, न्यूज़ पर हिंदुस्तानियों डिबेट की हो रही बहस हो। हो रही है, पाकिस्तानियों की पूरी बहस दुनिया में नहीं। ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल हाथ पर फोरम खड़े की हो बहस जाते हैं, ना उनका बनाए। स्वागत हिंदुस्तान करने। के मुसलमानों पाकिस्तान की यहाँ का बहस हो स्वागत रही करने है खड़े जो हो जाते और हैं, हिंदुस्तानी सवाल तो मुसलमान परवेज मुशर्रफ के साथ नहीं खड़ा है। आपको पहले समझना पड़ेगा, इसीलिए ये तो ये इंडिया बातें न्यूज की की जा बहस रही है, है। जियो न्यूज की बहस नहीं है। मेरा आप पहले सुनिए, जरा सुनिए, बस हो गया। नेता प्रेम खड़ा है, जी, इंसान नहीं खड़ा है। ऐसा है, मुसलमान साहब नहीं अरे खड़ा जरा है। सुनिए प्रेम जी, मुसलमानों के नेता कान में शीशा डाल के आए हैं क्या? बात कर रहा हूं मैं, इनसे गुजारिश सुन लीजिए, करूंगा, कान में ये शीशा बात डाल को के आए हैं क्या प्रेम जी? मुसलमानों के नेता पाकिस्तान की परस्ती में खड़े हो गए। जरा सुनिए, कान में शीशा डाल के आए हो क्या प्रेम शुक्ला जी? आप हिंदुस्तान की बात करें, आप मुसलमान की बात करें, आप मेरे कान में शीशा डालने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि प्रेम शुक्ल जियो टीवी के चर्चा में है, कहीं लग रहा है। क्या गलत है? नहीं फहीम कराची बेग की साहब बहस कुछ हो कहना रही चाह है। रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। वक्त मेरे पास कम है। प्रेम शुक्ला जी आप थोड़ा लेट जुड़े हैं, फहीम बेग साहब जवाब दे मैं सकते हैं प्रेम शुक्ला जी मुसलमानों का। के बारे में ही कह रहा हूँ। खिलाफत आंदोलन तुर्किस्तान को लेकर हो रहा था। चौरसिया जी, मोहम्मद विडंबना अली और देखिए, शौकत अली विडंबना देखिए, तुर्की की राजनीति के लिए खड़े थे कि नहीं? प्रेम शुक्ला यही जी, आप जो खिलाफत कुछ कह आंदोलन रहे है। हैं पूरा देश देख रहा है, आप क्या चाहते हो कहना? अरे साहब चुप हो जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। आप बोलते रहते हैं, वही तो मैं कह खड़ी रहा हूं, बात करूं, कांग्रेस की मैं तारीफ अपनी कर बात रहा कहने हूं। का मौका मिला है, मुझे बात क्यों करने नहीं सुन दीजिए। पा रहे आप? फहीम बेग साहब को सुन लीजिए, प्रेम शुक्ला जी, फहीम बेग अरे साहब को। भाई, आप नेता लोग बात करते रहते हैं। आज मुझ गरीब की बात सुन लीजिए। एक कमजोर आदमी आपके सामने बात कर रहा है, आप उसकी आज बात सुन लीजिए। बोलिए फहीम बेग साहब, बोलिए। देखिए, इस देश की विडंबना, एक विडंबना देखिए इस देश की। अजमल कसाब को करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी देकर हिफाजत दी जाती है। संजय दत्त जो आतंकवादियों को साथ देते हैं, उनको पैरोल मिल जाती है। मोदी, नरेंद्र मोदी, सुरेश कलमाड़ी और जितने भी ये लोग हैं, इनको जो है क्लीन चिट मिल जाती है। और नहीं मिलता तो इस मुल्क के उस गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, नहीं मिलता तो उसके बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती, नहीं मिलता तो मेरी उन बहनों को इज्जत से जीने की जिंदगी नहीं मिलती। इस देश की विडंबना देखिए, सत्ता के चंद लोग अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए इस देश के लोगों की गर्दनों की बाजी लगा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी आपका क्लोजिंग कमेंट, आपका क्लोजिंग कमेंट। नवाब मलिक साहब आ रहा हूं आपके पास। प्रेम शुक्ला जी सवाल आप पर है, जवाब आपका। हम तो उस जमाने से जब यजीद मार रहा था इमाम हसन और हुसैन के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, तब उनके साथ लड़ने के लिए जाने वाले हिंदू हम सब हैं। लेकिन हमको तो हमारे घर में बैठकर, हमको बांटकर, हमको मारकर जो काम किया जा रहा है, उसको सेकुलरवाद अगर मान लिया जाएगा तो हिंदुस्तान का सचमुच जो हजरत इकबाल कह गए कि हिंदुस्तान का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा, दास्तां बयां करने वाला भी नहीं बचेगा, ये गलत होगा। चालाकी देखिए दीपक जी, इन लोगों की चालाकी देखिए। एक वर्ग को, और ये शुक्ला जी इस तरह की बात करेंगे तो मेरी समझ में नहीं आता है कि कहां जाएगा मामला।
नहीं, मैं यही रोकूंगा सबको, मैं इस बहस को और आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मेरे पास वक्त यहाँ पर नहीं है। बेहतर होता कौन कि सी गलत बात कर रहे हैं, जरा पूछिए, जरा बताइए। शुक्ला जी जब आते हैं डिबेट में वो इसी तरह की बात करते हैं। गलत बात है, सांप्रदायिकता करूं तो अच्छा लगेगा। चला के देखिए, दो भाइयों को आप इंसानियत की बात कर रहे हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तानी बनाने की बात कर रहे हैं। सुनिए, इन्होंने दो भाइयों को कैसे लड़ाया है, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए। ये फहीम साहब जो है आज अटेंशन क्रिएट करने के लिए शायद कुछ करके आए थे और यहाँ भी उन्हें आज मौका मिल गया बात करने का। प्रेम शुक्ला है जो शिवसेना साहब जो हैं वो शिवसेना का एजेंडा लेकर आए हैं। बहस का मुद्दा कुछ और था, एक अटेंशन सीख कर रहा है, दूसरा अपनी पार्टी की लाइन को आगे बढ़ा रहा है। चलिए मैं यहीं पर रोकूंगा, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। किसी ने खूब कहा है कि एक अ गुड राइट इज ऑलवेज गुड फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। क्या वाकई में एक दंगा हर एक राजनीतिक पार्टी के लिए सही होता है? इसके पीछे एक बहुत तीखा तर्क है, इसके पीछे एक बहुत तीखा व्यंग है। और क्या वाकई हम इसी तरह की सियासत करते रहेंगे? क्या हम वाकई मुसलमानों को वोट बैंक और झुंझुना समझते रहेंगे? क्या ये राजनीति बंद होगी या नहीं? इसका जवाब अब आपके हाथ में है। बड़ी बहस में आज इतना ही।